सो ये लास्ट क्वेश्चन अपना एक बच गया था। जिसका नहीं हुआ देखो इधर। शो दैट n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू n माइनस आर प्लस वन किसके बराबर प्रूफ करना है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आर एच एस साइड को एक बार कंसिडर करो। तो जब आप आर एच एस को कंसिडर करोगे आपके पास है क्या, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब n फैक्टोरियल को अगर ब्रेक करते हो तो n फैक्टोरियल को ब्रेक करने पे आपके पास क्या आएगा, n आएगा, n माइनस वन आएगा, n माइनस टू आएगा। ठीक है, इस तरीके से करते 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 लगभग आप मान के चलो आपके पास n माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर अप टू थ्री टू वन ऐसे कुछ आपके पास आने वाला है। ठीक है, अब किसी के दिमाग में होगा कि भैया बीच में आप ये n माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर कैसे लेके आए। देखो, जब आप फैक्टोरियल को ब्रेक करते हो आपका दिमाग में एक चीज तो क्लियर रहता है कि जो भी फैक्टोरियल को आप ब्रेक करे आप वन माइनस मतलब एक एक नंबर्स माइनस करते जाते हो और लास्ट का जो नंबर रहेगा वो आपको वन रहने वाला है। ठीक है, थ्री टू वन आपका आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन को इंट्रोड्यूस करने का रीजन एक ही है कि जो आपको प्रूफ करना है वहां पे n माइनस आर प्लस वन है। ठीक है, तो जब आप एन एन माइनस वन एन माइनस टू इस तरीके से कर रहे हो, मान लो कि एक पॉइंट आपका ऐसा आएगा कि वहां पे एन माइनस सेवनटीन आ रहा है। ठीक है ना, इस एन माइनस सेवनटीन को आप इस प्रकार लिख सकते हो एन माइनस एटीन प्लस वन, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है, बात तो एक ही है ना। तो ये जो आपका 18 हो गया दिस इज बिहेविंग लाइक ए आर। आया बात समझ में, इसलिए हम लोगों ने इस आर को इंट्रोड्यूस किया। कोई दिक्कत। अब नीचे आपके पास क्या दिया हुआ है, नीचे आपके पास है एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, तो एन माइनस आर लिखोगे आप, एन माइनस आर माइनस वन लिखोगे, अप टू ये जाते जाते कहां तक जाएगा, थ्री टू वन तक जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये जो एन माइनस आर माइनस वन ये बेसिकली क्या है? ये सेम ही तो चीज है। एन माइनस आर को भी फर्दर आप ब्रेक करोगे तो एन माइनस आर माइनस वन यही तो सेम चीज आते रहेगा। तो आप ये पूरा का पूरा पोर्शन और ये पोर्शन को आप कट कर सकते हो, तो आपके पास बचेगा क्या, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर प्लस वन। बोलो कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है यहाँ तक। तो ये था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें दो प्रिंसिपल अपने पास आता है, एक है मल्टीप्लीकेशन और एक है एडिशन रूल। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल यही दो आपका काम आने वाला है जब आप बेसिकली आप समझ लो परमिटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर आपने एंट्री कर ली है। ठीक है ना, परमिटेशन कॉम्बिनेशन में जब फॉर्मूलाज भी आप जब यूज करोगे तो एट द एंड काम यही आएगा, एडिशन रूल और मल्टीप्लीकेशन रूल। ठीक है, एकदम सिंपल सा फंडा आप लोगों को दिमाग में रखना है कि जब भी मल्टीप्लीकेशन का केस होगा, मल्टीप्लीकेशन के केस में हमेशा क्या लगता है, एंड। क्या लगेगा, एंड। जब भी साइमल्टेनियस सिलेक्शन हो रहा होता है ना, ठीक है ना, तो वहां पे हमेशा क्या लगेगा, मल्टीप्लीकेशन। एडिशन का जब भी केस होगा उस पे क्या लगेगा हमेशा, और। ये शब्द का हेरा फेरी नहीं करना है। ठीक है ना, आइदर और का कंडीशन आ गया तो क्लियर है भाई क्या बोल रहा है ये, एडिशन। और अगर आपके पास एंड का सिचुएशन आ गया तो क्लियर है कि क्या लगाना आपको, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन ये लोग क्या बोलना चाहते हैं समझो। इफ एन इवेंट अकर इन एम डिफरेंट वेज एंड इफ व्हेन इट हैज अकर्ड वो इवेंट हो चुका है और दूसरा इवेंट एन डिफरेंट वे से अगर हो रहा है, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अकरेंस ऑफ टू इवेंट इज कितना, एम इंटू एन। कुछ नहीं समझ में आया इससे। अब देखो, अगर मैं सोचो महक को लेके जाता हूं फॉरएवर 21 का शोरूम में। ठीक है, जैसे कि अभी ये लोग कपड़ा का बात कर रहा था। ठीक है, तो फॉरएवर 21 का शोरूम में मैं इसको लेके जाता हूँ। ठीक है, तो वहां पे मैंने इसको बोला कि तुम्हारा अभी काम है, एक तुमको टॉप खरीदना और एक जींस खरीदना, चलो मैं दिला रहा हूँ। ठीक है, अब सोचो टॉप में इसके पास सिलेक्शन किया हुआ है T1 T2 T3, तीन टॉप वहां पे है।
और सोचो दो जीन्स वहां पे, ठीक है, फॉरएवर 21 का शोरूम में 3 टॉप है, दो, ऐसे तो बहुत है, बट मान लो कि 3 टॉप और 2 जीन्स के अंदर इसको बेसिकली सिलेक्शन करना है। और मैंने इसको बोल दिया कि भाई तुमको एक टॉप और एक जीन्स खरीदना है, किस किस तरीके से ये सिलेक्शन कर सकती है। T1 और J1 का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, मतलब टॉप 1 और जीन्स 1 का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। T1 और J2 का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। सिमिलरली T2 और J1 का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। T2 और J2 का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। T3 और J1 का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। और T3 और J2 का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। टोटल कितने कॉम्बिनेशन इसके पास बन सकते हैं? 6 कॉम्बिनेशन। मतलब एक टॉप एंड एक जींस खरीदने के लिए इसके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 6। तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका था, 3 आपके पास टॉप थे, 2 आपके पास जींस था, 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। अब देखो 3 टॉप 2 जींस मेरे पास था, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना मेरे लिए आसान था, हम आराम से बना लिया। कल को हम आपके पास ऑप्शन दे देता है कि शोरूम में गया ना, तो शोरूम में इसके पास टोटल ऑप्शन है, सोचो 80 टॉप्स है और 70 जीन्स है, ठीक है ना, 80 टॉप्स है और 70 जीन्स है। वहां बैठ के तो ऐसा कॉम्बिनेशन ये बनाएगा नहीं, तो सिंपल सा तरीका क्या होगा, 80 इंटू 70 कर लेगा, टोटल कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है? 5600। बात समझ में? दिस इज व्हाट इज एंड प्रिंसिपल, मल्टीप्लीकेशन रूल जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो यही है। अब सोचो सेम सिनेरियो अपन क्रिएट करते हैं, अगेन ये शोरूम में गई, इसके पास ऑप्शन में 3 टॉप और 2 जीन्स है। अब मैं इसको बोलता हूं यू बाय आइदर ए टॉप और ए जीन्स, यू बाय आइदर ए टॉप और अ जीन्स। तो इसके पास कितना तरीका हो सकता है टॉप और जीन्स खरीदने का? 5। कैसे? भाई 3 टॉप आपके पास है, 3 में से कोई एक ही खरीद सकता है, और जीन्स आपके पास कितना है? 2, 2 में से कोई एक खरीद सकता है, तो टोटल बेसिकली आपके पास कितना है? 5 है ना। 3 + 2 is how much? 5. तो टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर बाइंग आइदर ए जींस और ए टॉप इज हाउ मच? 5। बात समझ में आया? तो ये कहानी आपका एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल का क्लियर। पूरा का पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर के अंदर यही लगने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब महक सोच रहा है कि भैया एक्चुअल में कब लेके जाओ। इन ए क्लास देयर आर 22 गर्ल्स एंड 17 बॉयज। क्या हो गया, हंस रहे तुम लोग? There are 22 girls and 17 boys. The teacher want to select either, आगे देखो, either a girl or a boy to represent the class in a function. In how many ways can the teacher make this selection? Total number of ways कितना होगा? 39। ठीक है, ये कलर अच्छा नहीं लगा मेरे को। हाँ, और क्या तो स्टेटमेंट में लिख के निकालना है एग्जाम में ये ऐसा लगी कुछ है ना पॉइंट। Total number of ways, total number of ways to select either a girl or a boy is 39, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर 2 देखो, of 11 cricketers, of इधर देखो, of 11 cricketers, one is to be chosen as captain and another as vice captain. How many choices are there? तो यहाँ पे चीज को समझना, आपके पास 11 क्रिकेट प्लेयर्स है। अब सोचो कि 11 में से कोई एक को आपने कैप्टन बना दिया, 11 में से कोई एक को आपने कैप्टन बना दिया, तो कैप्टन बनाने का टोटल तरीका कितना था? 11 तरीका था। अब जिसको कैप्टन बनाया उसको तो वाइस कैप्टन आप नहीं बनाओगे, तो अब वाइस कैप्टन बनाने के लिए कितना ऑप्शंस आपके पास बचा हुआ है? 10 ऑप्शंस बचा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बनाने का? 100। बात समझ में आया? नेक्स्ट नंबर 3, देयर आर 4 डोर्स इन लोटस टेम्पल। In how many ways can a person enter the temple and leave by a different door? मतलब जब एंट्री कर रहा है तो कोई एक डोर से करेगा, लेकिन जब एग्जिट कर रहा है उस डोर से नहीं करेगा, उसके सिवा बाकी कोई और जो डोर बचा हुआ उससे करेगा। तो घुसने के लिए उसके पास कितना तरीका हो सकता है? 4। और एग्जिट करने के लिए उसको छोड़ के बाकी कितना तरीका होगा? 3। तो 4 × 3 हाउ मेनी वेज? बोलो, इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट नंबर 4, the chairs in an auditorium are to be labeled with a letter and a positive integer not exceeding 10, and a positive integer not exceeding 10, मतलब 1 से लेके 10 तक, ठीक है।
व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चेयर्स दैट कैन बी पुट इन द ऑडिटोरियम? कितना हो सकता है? देखो लेटर्स कितने हैं आपके पास? 26 टोटल लेटर्स अल्फाबेट्स में। और नंबर्स अगर आपको लेना है तो नंबर्स आप कितने ले सकते हो? 10 नंबर्स आप ले सकते हो, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर्स आपको बोला है। समझ में आ रहा है ना? पॉजिटिव इंटीजर बोला है और वो भी बोल दी थी नॉट एक्सीडिंग 10, तो 1 से लेके 10 तक, तो टोटल 10 नंबर हो गया। तो हाउ मेनी वेज? 260 वेज। नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 का आंसर क्या होगा? ए टेनिस क्लब कंसिस्ट ऑफ 8 बॉयज एंड 11 गर्ल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन ए मिक्स्ड डबल टीम बी चूजन? मिक्स्ड डबल टीम बोल दिया तो 8 into 11 88। डन। देखो हंसते खेलते 5 क्वेश्चन डन। नेक्स्ट नंबर 6 देखो। नंबर 6 पे क्या बोला? देयर आर 21 टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड बाय रेलवेज। फाइंड द नंबर ऑफ टिकट्स required by the railways so that a passenger can travel from one town to another। तो भाई 21 टाउन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ टिकट जाने का कितना बन सकता है? नंबर ऑफ टिकट्स रिक्वायर्ड बाय द रेलवेज कितना बन सकता है? 21 बन सकता है। तुम देखो तुम्हारे पास 21 टाउन है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। पूछा क्या? नंबर ऑफ टिकट्स रिक्वायर्ड बाय द रेलवेज सो दैट ए पैसेंजर कैन ट्रेवल फ्रॉम वन टाउन टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रेवल कर सकता है। एक जगह से वो दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है तो टोटल उसके पास कितना वेज हुआ? 21 वेज हुआ। क्लियर इचेस? अब दोबारा अगर जाएगा तो उस ट्रेन से तो दोबारा नहीं जाएगा ना, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा? 20। 21 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 400। A coin is tossed 4 times and the outcomes are recorded. How many different outcomes are possible? अब एक कॉइन को जब हम लोग फेंकते हैं तो एक कॉइन का पॉसिबिलिटी कितना होता है? 2। एक कॉइन को जब हम लोग फेंकते हैं हेड आएगा या टेल आएगा। अब वही कॉइन को 4 बार फेंक रहे हो तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितना हो सकता है? 2 to the पावर। बात समझ में आया? हर कॉइन के लिए दो दो पॉसिबिलिटी है, तो 4 बार करोगे तो 2 into 2 into 2 into 2 कितना हो गया? 16 हुआ ही नहीं हुआ? इसका क्वेश्चन तुमको क्या लगता है? ये तो आए गलती से आ भी गया तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एमसीक्यू में दे सकता है या 1 मार्क्स में तुम लोग दे सकता है। सीधा तुम लोग को लिखना है टोटल नंबर ऑफ वेज, बस खत्म। ये सोचना भी मत कि कोई तुम लोग का 2-2 मार्क्स में, 2 मार्क्स का आया भी तो सब क्वेश्चंस रहेगा जैसे अभी है 9 नंबर पे। हाँ, तो केस स्टडी में होता क्या है? पूरा एक कहानी रहता है, फिर उसके अंदर में सब क्वेश्चंस रहता है ना। 4 मार्क्स का केस स्टडी होता है। Number 8. In a class test, a teacher decides to give 5 questions on each from first 5 exercise of the textbook. If the first 5 exercises have 7, 12, 6, 10 and 3 questions respectively, find the number of ways in which the question paper can be set. अब सीधा सा बात है, पहला एक्सरसाइज में एक टीचर के पास पॉसिबिलिटी कितना? टोटल 7 पॉसिबिलिटी है। 7 क्वेश्चन, 7 में से कुछ भी दे सकता है। सिमिलरली दूसरा में से उसके पास कितना पॉसिबिलिटी है? 12। तीसरा में उसके पास कितना है? 6। चौथा में 10, फिर उसके बाद 3। तो इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा? 6 3 जा 18 और 12 7 जा 84। 18 इंटू 84 18 15। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट नंबर 9 का 1 देखो। 9 का 1 में क्या दिया हुआ? फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ऑनेस्ट। सबसे पहले आप इसको लिखो HONE। ठीक है, अब ये ऑनेस्ट के पास कितने लेटर्स है? 6 लेटर इसके खुद के पास है। ये 6 लेटर का यूज करके, 6 लेटर का यूज करके आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है विथ और विदाउट मीनिंग। मीनिंग हो नहीं हो कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको क्या करना है? 4 लेटर का वर्ड बनाना है। क्लियर इचेस? तो हमारा जो फर्स्ट प्लेस होगा, फर्स्ट प्लेस पे 6 में से कोई भी लेटर आ सकता है। फर्स्ट प्लेस के लिए 6 में से तो कोई भी लेटर आ सकता है, ठीक है। अब 6 में से कोई एक पर्टिकुलर लेटर फर्स्ट प्लेस पे फिक्स हो गया। अब सेकंड प्लेस के लिए टोटल पॉसिबिलिटी कितना है? 5। सिमिलरली थर्ड के लिए
फोर्थ के लिए तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना गया, साइमल्टेनियस है, 5 6 30 32 360। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझना फिर से, ठीक है। ये जो सवाल था विद और विदाउट मीनिंग, साथ में ये लोग बोल दिया कि विदाउट रिपीटेशन लेटेस्ट जो है फॉर्म जो होगा वो कैसा होना चाहिए, विदाउट रिपीटेशन। कहने का मतलब सोचो कि NEST आया, TSEN आया, यहाँ पे चारों लेटर जो है रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। आप वर्ड बना रहे हो, 4 लेटर का वर्ड बना, लेकिन रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। सवाल को अगर हम बदल दे और ये बोले कि भाई 4 लेटर का वर्ड बनाना है, रिपीटेशन इज अलाउड, अब हम बोले कि रिपीटेशन अलाउड है, तो आपका सिचुएशन क्या बनेगा। फर्स्ट जो प्लेस है उसके लिए 6 पॉसिबिलिटी है, सेकंड प्लेस के लिए कितना पॉसिबिलिटी को बता सकता है, रिपीटेशन इज अलाउड 6 ही है, सेकंड के लिए भी 6 है, फोर्थ के लिए भी 6 है, थर्ड के लिए भी 6, सबके लिए 6 6, तो टोटल कितना बेस हो जाएगा 6 टू द पावर। आया बात समझ में। अगर रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउ का मतलब समझना कि आपका जो वर्ड है वो कुछ ऐसा भी बन सकता है, HHNE, समझा, HHHN, आया बात समझ में, HHHH, इस तरीके का बन सकता है। क्लियर, तो टोटल कितना तरीका हो सकता है, 6 टू द पावर 4 वेज हो सकता है, अगर सवाल होता कि रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। बट आपके पास जो सवाल दिया उसमें क्या बोल के रखा है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2 आप लोग बताने का कोशिश करो, तो ट्राई करो, जो नहीं समझा वो देखो। फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ 3 boys and 2 girls stand in a line in all possible ways, ठीक है। हाउ मेनी फोटोज कैन बी टेकन इफ ईच फोटो करेस्पॉन्डिंग टू ईच सच अरेंजमेंट। कहने का मतलब पहले तो ये समझो कि 3 boys and 2 girls, ये मिला के टोटल लोग कितना हुआ, 5%। ग्रुप फोटो ले रहा है ना, तो मतलब होना तो पड़ेगा सबको एक साथ। अब सोचो सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया, एक लाइन में आप सबको खड़ा कर दिया, बात समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट प्लेस पे 5 में से कोई भी लोग आ सकता है, सेकंड प्लेस पे 4 में से कोई भी लोग आ सकता है, बिकॉज एक जब फर्स्ट प्लेस पे आएगा दूसरा वाला कहाँ पे आएगा, सेकंड प्लेस पे। सिमिलरली तीसरा के लिए 3 वेज हो गया, चौथा के लिए 2 और इसके लिए 1, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, 5 4 3 2 1, 5 into 4 20 20 60 120 वेज। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। यहां तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 4 लेटर कोड words are possible using the first 10 letters of English alphabet। पहला है when no letter is repeated। तो एक चीज समझो, टोटल आपके पास कितने लेटर्स होते हैं, 26, 4 लेटर वर्ड का कोड बनाना है, ठीक है। पहला लाइन है नो लेटर कैन बी रिपीटेड, तो फर्स्ट प्लेस पे 26 में कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी। अच्छा 10 ही लेना है क्या, सॉरी 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 सॉरी, 10 ही अलाउड है, ओके। तो 10 ही अलाउड है, तो पहला जो जगह उसमें 10 में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। दूसरा वाला जो जगह उसमें 9, तीसरा वाला 8, फिर 7, टोटल कितना हो जाएगा 50। क्लियर, दूसरा वाला क्या बोल रहा है, दूसरा वाला पे बोल रहा है कि लेटर्स कैन बी रिपीटेड, तो फर्स्ट वाले जगह पे 10, सेकंड पे 10, तीसरा पे 10, फिर 10, तो टोटल कितना वेज हो गया 10 टू द पावर। कोई दिक्कत इसमें, इजी था ये तो। नेक्स्ट नंबर 11, 11th नंबर पे क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी ऑफ दिस हैव ऑल डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या बनेगा, आपके पास टोटल लेटर्स कितने हैं, 26 लेटर्स है या नहीं है। पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दिस हैव ऑल डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स,
3 का यूज करना है ना, 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 26 25 24, यही हो सकता है। आया ना। 3 अगर यदि आपको यूज करना है और जिसमें ये बोल दिया कि रिपीट नहीं होगा। देखो एक और चीज आप लोगों को बताता है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ रहे, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया रहे, बाय डिफॉल्ट इट इज विदाउट रिपीटेशन। समझ में आया, बाय डिफॉल्ट इट इज विदाउट रिपीटेशन। विथ रिपीटेशन का सवाल होगा तो वो क्वेश्चन आपको मेंशन करके देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी ऑफ दिस ऑल हैव डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स। एक मिनट 6, ये तो नंबर 2 का तो आंसर आ गया, हाउ मेनी ऑफ दिस हैव ऑल 26 25 24, ये तो आ गया। और ये तो तुम्हारा विथ रिपीटेशन हो गया पहला वाला, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है सॉरी, ये तो दूसरा वाला का आंसर हो गया। पहला वाला का आंसर है बाय डिफॉल्ट विद रिपीटेशन करने। हाँ, ऑफ 3 इंग्लिश अल्फाबेट, तो 26 होगा ये। तो इसमें क्या होगा, 26 का क्यूब, इसको कैलकुलेट कर लेना। नहीं, अब इसमें क्या हो गया ना, एक जगह 2 क्वेश्चन तुम लोगों को दे दिया, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्लियरली बोल दिया ना, हाउ मेनी ऑफ दिस हैव ऑल डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स, अलग अलग। समझ में आया, तो पहला वाला ऑटोमेटिकली विथ रिपीटेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2, 2 cards are drawn one at a time and without replacement from a deck of 52 cards. Determine the number of ways in which cards can be drawn. दूसरा है, what will be the number of ways if the first card is replaced before the second card is drawn. तो क्या होगा ये, आपके पास टोटल कार्ड्स है कितने, 52 कार्ड्स है। तो 52 कार्ड्स को अगर आप निकाल रहे हो, ठीक है, 52 में से 2 कार्ड्स पे आपको ड्रॉ करना है। तो पहला कार्ड को आपने ड्रॉ किया, देखा, रख दिया, अब आपका डेक में कितना कार्ड्स बचा हुआ है, 51 कार्ड बचा हुआ है। तो कितने तरीके से आप निकाल सकते हो, 52 इंटू 51, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है इसका, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज इफ द फर्स्ट कार्ड इज रिप्लेस्ड बिफोर द सेकंड कार्ड इज ड्रॉन। मतलब तुमने उठाया, देखा और दोबारा उसको रख दिया। बात समझ में आया, तुमने उठाया, देखा और दोबारा उसको रख दिया, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 52 इंटू 52 ही होगा, बिकॉज आपने देखा और दोबारा उसी डेक के अंदर रख दिया। 52 इंटू 52 हो गया 2704, और ये हो गया 2652। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 12, नंबर 12 पे क्या होगा, ए नंबर लॉक, ए नंबर लॉक ऑन ए सूटकेस हैज 3 wheels each level with 10 digits 0 to 9। ऐसा होता है ना, जो नॉर्मली जो लॉक होता है वो कैसा होता है, 0 0 0 का ही होता है, ठीक है। If opening the lock in a particular sequence of 3 digit with no repeats, how many such sequences are possible। आपके पास टोटल डिजिट कितना है, 10। तो पहला प्लेस पे 10 हो सकता है, नो डिजिट इज रिपीटेड, दूसरा पे 9 और तीसरा पे 8, तो टोटल कितना हो गया 720 तो यहाँ पे समाप्त हो गया आपका एक्सरसाइज 7.2। पर दिक्कत इसमें, क्लियर ये चीज। अब नेक्स्ट अपन मूव करेंगे परम्यूटेशन का फॉर्मूलाज पे, ठीक है। बेसिकली परम्यूटेशन क्या होता है और परम्यूटेशन का फॉर्मूला पे अपन मूव करेंगे। तो अब अपन एंट्री कर रहे हैं परम्यूटेशन पे। सिंपल सा तरीका से बताएगा, परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है, सिंपल थी, ज्यादा माथा पच्ची इसमें कुछ नहीं करना। ये दिमाग में रखो कि जहां पे आपको अरेंजमेंट करना हो वहां पे हमेशा क्या लगेगा,
परम्यूटेशन। क्लियर है? जहां जहां पे आपको अरेंजमेंट करना हो वहां पे क्या लगेगा? परम्यूटेशन। ठीक है। अब सोचो कि अब इस क्लास के अंदर सोचो फर्स्ट 5 लोग एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, और पहला बेंच में बैठने वाले हैं, और पहला जो बेंच है उसमें भी 5 लोगों का कैपेसिटी है, ठीक है। तो सोचो कि एंट्री हो रहा है महक का, उसके बाद में ग्रीष्मा का, कुशल का, ठीक है, खुशी का और निष्ठा का। इतना लोगों का एंट्री हो रहा है। अब महक जब एंट्री कर रहा है तो इसके पास टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं बैठने का? 5। ये 5 में से कोई भी एक जगह आप जाके बैठ सकती है, ठीक है। तो इसने एक जगह अपना आके फिक्स कर लिया। फिर उसके बाद में एंट्री हुआ ग्रीष्मा का। ग्रीष्मा के पास टोटल पॉसिबिलिटी कितना हुआ? 4। कुशल आया, कुशल के पास टोटल पॉसिबिलिटी कितना होगा? 3। खुशी के पास 2। निष्ठा के पास कोई ऑप्शन नहीं, जहां मिला वहां चुपचाप जाके बैठ जाओ। तो अब ये लोग को ये 5 जगह पे बैठने के लिए कितना तरीका हो सकता है? 5 प्लेस था, लोग भी 5 था, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो सकता है? 120 तरीके से ये लोग इस फर्स्ट बेंच में बैठ सकते हैं। 120 तरीके से ये फर्स्ट बेंच में बैठ सकते हैं। तो दैट्स व्हाट परम्यूटेशन। क्लियर है? तो परम्यूटेशन का मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया? अरेंजमेंट। ठीक है। अब इसके लिए अपना जो फॉर्मूला यूज होता है, देखो जब मैंने नंबर्स छोटे छोटे लिए तो पॉसिबल था करना, अब नंबर जब आपके पास बड़े हो जाएंगे तो वहां पे पॉसिबल नहीं होगा इस तरीके से सॉल्व करना, तो वहां पे आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। तो फॉर्मूला बनता है NPR, जहां पे n का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, n का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, r का मतलब हो गया नंबर ऑफ थिंग्स टू बी अरेंज्ड। ठीक है। तो और ये जो बीच में p है ऑब्वियस बात है किसको रिप्रेजेंट करेगा? परम्यूटेशन को। तो इसका फॉर्मूला बनता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थिंग्स टू बी अरेंज, लिखा देगा अभी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्लियर? तो n का मतलब हो गया, पहला फॉर्मूला ये अभी हम लोग सिर्फ परम्यूटेशन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ r हो गया टोटल नंबर ऑफ थिंग्स टू बी, कितने थिंग्स आप अरेंज करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखना, ये कभी एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है कि जो n का वैल्यू होगा ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू r। n कभी r से छोटा नहीं हो सकता, इक्वल जरूर हो सकता है, जैसे कि इक्वल का कंडीशन हम लोगों ने लिया ही कि 5 लोग थे 5 जगह था, वो इक्वल है, ठीक है। बट n कभी भी छोटा नहीं हो सकता। क्लियर ये चीज? ऑब्वियस बात है, आप ये नहीं बोलोगे ना कि भाई 3 में से 5 चीजें अरेंज कर दो, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो n हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू r। अब इसमें भी आप ध्यान रखो कि n और r का जो वैल्यू होगा ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर। n और r कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन आज करेंगे, यहां तक नोट डाउन कर लो, हो गया? इससे रिलेटेड एकदम बेसिक क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक्सरसाइज 7.3 का पहला सवाल हमारे पास है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ P43 दिया हुआ है, ठीक है। P43 का मतलब क्या? P रिप्रेजेंट परम्यूटेशन, और जो बड़ा वैल्यू वो वैसा बात है n का, और जो छोटा वैल्यू वो किसका हो गया? r का, ठीक है। ये ऐसा सोचो जो पहले लिखा हुआ वो n का वैल्यू हो गया, जो बाद में लिखा हुआ वो r का वैल्यू हो गया। तो बेसिकली आपको निकालना क्या है? 4p3। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा? n फैक्टोरियल, डेट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस
तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 24। 4 माइनस 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 1। तो आंसर कितना हो गया 24। कोई दिक्कत? सिमिलरली नंबर 2 पे क्या दिया हुआ है P65 2। तो ये कितना होगा 65 P2। तो 65 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 65 माइनस 2 कितना होता है 63 फैक्टोरियल। तो 65 इंटू 64 इंटू 63 फैक्टोरियल, ये दोनों समाप्त हुआ। तो 65 इंटू 64 कितना हो जाएगा 41। क्लियर? दिक्कत इसमें? अब एक काम करो, टाइम पास के लिए आप लोग नंबर 3 और नंबर 4 अभी कर लो फटाफट। नेक्स्ट नंबर 2 का 1 देखो। प्रूफ करना है 10p3 इज इक्वल टू 9p3 प्लस 3 टाइम्स 9p2। ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले देखते हैं। 10p3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 कितना होता है 7 फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये गया कितना हो जाएगा 720। ठीक है। आरएचएस पे आते हैं। 9p3 प्लस 3 टाइम्स 9p2 कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 2 9 इंटू 8 इंटू प्लस 9। क्लियर? अब यहां से अभी क्या हटा सकते हो 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो 9 और 8 इनको आप कॉमन ले लो, बचा गया 7 प्लस 3। तो 9 8 जा 72 7 प्लस 3 10। ये हो गया 720। तो LHS RHS हुआ आपका बराबर। डन। इजी सा था। कोई दिक्कत इसमें? एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर लो हमेशा। परम्यूटेशन पे तो यही रहेगा। और फॉर्मूला चाहिए। परम्यूटेशन पे कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट नंबर 2 देखो। NPN 2 टाइम्स NPN माइनस 2। LHS पे NPN है तो इसको क्या लिखोगे देखो NPN कहीं पे दिख जाए तो वो n फैक्टोरियल होता है बेसिकली 5p5 6p5 7 सॉरी 5p5 6p6 7p7 ये सब क्या होगा जैसे 5p5 है तो 5 फैक्टोरियल 6p6 है तो 6 फैक्टोरियल 7p7 है तो 7 फैक्टोरियल। ठीक है। ये भी आप देख भी सकते हो जैसे कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n क्या होता है 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो गया 1। तो ये बेसिकली आपके पास n फैक्टोरियल आ गया। ठीक है। RHS अगर आप देखते हो तो RHS में क्या है 2 इंटू NP। तो 2 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n माइनस 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे n खत्म, बचा खाली 2। तो 2 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये गया। तो LHS RHS दोनों हुआ बराबर। ये समझ में आया? कैसे नहीं समझ में आया?
ये तो n माइनस आर लगाया हम इस पे, तो n माइनस आर तुम्हारे लिए क्या है, n माइनस टू ना, ब्रैकेट ओपन करेगा तो n माइनस एन प्लस टू हो गया ना, समझा? लेकिन अगर 2 और 2 करके तो काट दिया और कुछ बदल गया होगा, क्या काट दिया? मतलब ऊपर से 2 नेगेटिव कर दिया रेस्पेक्टिव टू फैक्टोरियल का वैल्यू क्या है? हाँ वो लिख सकता है, मतलब नहीं नहीं कुछ कुछ नहीं, वो तो वो टीचर को पता है जो चेक करेगा। नेक्स्ट नंबर 3, इधर देखो इधर, लास्ट क्वेश्चन, एलएचएस में क्या होगा, वही एनपीएन, तो एनपीएन का वैल्यू कितना हो गया, एन फैक्टोरियल, आरएचएस पे क्या दिया हुआ है, एन पी एन माइनस वन, तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, तो अल्टीमेटली एन एन खत्म, माइनस माइनस प्लस वन फैक्टोरियल, तो आएगा क्या आपके पास, एन फैक्टोरियल, तो एलएचएस आरएचएस हुआ बराबर। कोई दिक्कत इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 2 तक हुआ समाप्त, ठीक है, बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से नेक्स्ट क्लास में।